यही दो करा लें। चलो संडे को फिर वही होगा क्या? संडे को क्लास होगी, 2 क्लास आप, कोई टेस्ट नहीं। संडे को सुबह 7:30 बजे से क्लास होगी आपकी, 9 बजे तक। हाँ, और एक 4 से 5:30। सर कम से कम 8 बजे से। चलो अगर ये नहीं होगी तो मैं अभी 10 से बात करता हूँ, उनको पहले बुला। संडे को 2 क्लास होगी, सब चीजें पूरी हो जाएंगी। देखना है ना को घर में, घर से इनको खाना भी बनाना पड़ता है ना, घर पर बहुत काम होते हैं। लोग तो बॉयज हो, बिल्कुल मजे हैं। हाँ सर, हम तो रुक ही जाते हैं। घर का पूरा काम करके आती हैं। अब देखो ये बात से है, ये लोग नहीं समझे। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। That is, imagine you are a scholar in the court of Akbar और कृष्णदेव राय। ओके, तो अगर आप एक कोई विद्वान हो, किसके किस हाँ, imagine you are scholar in, जहाँ पर कृष्णदेव राय के दरबार में हम कौन है, स्कॉलर हैं। तो ओके, तो अब आगे के क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन पेपर है तुम्हारे पास? सर है। सर है। ये लो। तो write a letter to your friend describing politics, trade, culture and society you are witnessing। यानी पूछा जा रहा है कि अगर आप उनके दरबार में हैं तो अपने दोस्त को लिखो कैसा कल्चर है, कैसा वहाँ पर ट्रेड का क्या काम होता है, ये सब बातें लिखो। ये चीज मैंने अपने घर में की थी क्वेश्चन, लेकिन मुझे नहीं पता इसका क्या सही You होगा। are a scholar in the court of Akbar or Krishnadev Rai. Write a letter to your friend describing the politics, trade, culture, and society you are witnessing. चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। चलिए डियर फ्रेंड, आंसर लिखिए क्वेश्चन 3 का। Dear friend, life in Akbar court is fascinating. The emperor blends military strength with wisdom. So, life in Akbar's court सर ये कैसे क्या? is fascinating. देखो यदि तुम हाँ क्या हाँ इसको आप जमा कर दीजिए, इसको साइन करा के जमा करना, इसको रखो। चलो देखो, अगर तुम अकबर के दरबार में हो तो तुम अपने दोस्त को क्या लिखोगे, अकबर के दरबार में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में, व्हाट यू विल राइट। ठीक है, इस चीज के बारे में कि व्हाट इज हैपनिंग इन अकबर्स कोर्ट है, लेटर लिखना है। तो क्या लिखोगे कि लाइफ इन अकबर्स कोर्ट इज फैसिनेटिंग, यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर क्या है कि अकबर एम्परर वेलकम्स, किसको वेलकम्स करता है, जो एम्परर है वो क्या करता है, बोलो, एम्परर
वेलकम्स, दरबार ठीक है, स्कॉलर्स, वो किसको वेलकम करता है बोलो? स्कॉलर स्कॉलर्स ऑफ ऑल फेथ। फेथ का मतलब समझते हो? धर्म। वो सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करता है। वेलकम का क्या मतलब है? स्वागत करता है, ठीक है। इसके अलावा कि ट्रेड ऑफ टेक्सटाइल, स्पाइस, जेम्स टेक्स प्लेस विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। किसका किसका ट्रेड बताओ? ट्रेड ऑफ जेम्स, जेम्स का व्यापार होता है, और किसका बोलो? टेक्सटाइल का व्यापार होता है, और क्या मसालों का भी? स्पाइसेस टेक्स प्लेस विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। बात ना करें, आउटसाइड इंडिया। तो अपने दोस्त को आप बता रहे हो यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है और इंट्रानेशनल। इंटरनेशनल का मतलब देश के अंदर, और इंटरनेशनल देश के बाहर। सर लेकिन तब तो कोई इंडिया नाम की कोई जगह ही नहीं होगी। आउटसाइड, तो ठीक है, यानी इंडिया नाम की जगह नहीं होगी, तो आप ये लिख सकते हैं कि एंड आउटसाइड विद इन टेरिटरी, ठीक है। तो विद इन कौन सा बोल सकते हैं? विद इन किंगडम, विद इन किंगडम एंड आउटसाइड किंगडम। आउटसाइड ये सारी चीज लिख देंगे। और क्या लिखेंगे? कि सोसाइटी इज डाइवर्स। इन सोसाइटी कौन कौन से लोग रह रहे होंगे? हिंदू एंड मुस्लिम्स आर लिविंग टुगेदर। हिंदू एंड मुस्लिम्स आर लिविंग टुगेदर। However, being Hindu, I have to pay jizya tax. क्या लिखोगे? जजिया टैक्स। ये इतना और लिख देना। बीइंग हिंदू, थर्ड लाइन में स्पाइसेस मसाले टेक्स प्लेस, इनका जो व्यापार हो रहा है ये कहाँ कहाँ हो रहा है? विद इन किंगडम एंड आउटसाइड Outside किंगडम। kingdom. हाउएवर बीइंग हिंदू आई हैव टू पे जजिया टैक्स। सर फोर्थ लाइन में क्या लिखा हुआ है? इन सोसाइटी हिंदू एंड मुस्लिम्स आर लिविंग टुगेदर। वे लोग साथ साथ रहे। However, being Hindu, हिंदू होने की वजह से मुझे क्या देना पड़ रहा है? I have to pay jizya tax. सर जजिया टैक्स क्या हुआ? जजिया टैक्स का मतलब है अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आपको और महीने 2000 जमा करना है। मुस्लिम लोग नहीं जमा, धर्म के आधार पर ये चीज कही गई है। अब इसके अलावा आप क्या लिखेंगे कि नाउ इन विजयनगर अंपायर। अब ऐसे लिखना, विजयनगर विजयनगर डियर फ्रेंड। अब उसके लिए भी लेटर लिखोगे। आई हैव ऑल्सो विजिटेड। कहाँ विजिट किया था? विजिटेड विजयनगर अंपायर। विजयनगर अंपायर ये साउथ में है, ठीक है। हियर there is a great king named Krishnadev Rai. Here there is a great king Krishnadev Rai. यहाँ कृष्णदेव राय का राजा है। और इसके अलावा he patronized या he likes poets, arts, architectures and literature. वो क्या क्या पसंद करता है? पोएट्री, पोएट्री, आर्ट, आर्किटेक्चर लिटरेचर एंड लिटरेचर। उनके दरबार में भी अगर तुमने इंग्लिश में पढ़ा होगा तो अष्टरत्न थे। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज ना। अष्टदिग्गज। There are 8
जैसे Quick नवरत्न होते हैं witted वैसे ही। persons are there, named as Ashtadiggaj. One of them is Tenali Rama. तेनालीराम। विजयनगर वाले में आई है, उसके बाद से लिखा है I have also visited. हम विजिट किए, ठीक है? Here, ठीक है? क्वालिफाइड है एंड नॉन जो क्विक विटेड भी है। बहुत जल्दी से कोई चीज सोच ले तो उसे क्या कहते हैं? क्विक विटेड अष्ट दिग्गज आर प्रेजेंट। अष्ट दिग्गज आठ रत्न है, उनके में 9 रत्न थे, तो उनके में 9 रत्न लिख देना, इनके में अष्ट दिग्गज लिख देना। हमने लिखा नहीं ना। सो ये जजिया टैक्स है। इन कोर्ट देयर आर नवरत्नास आल्सो, वन ऑफ देम इज बीरबल। क्या लिखोगे उनके में? बीरबल। यहाँ पे लिख देना अकबर हैज, क्या लिखोगे? अकबर हैज नवरत्न, रत्न। वन ऑफ देम इज बीरबल। और यहाँ क्या लिखोगे? इनका वन ऑफ रत्न कौन सा है? तेनालीराम। तो अष्ट दिग्गज आर देयर, ठीक है? हाईली हियर क्वालिफाइड एंड क्विक विटेड अष्ट दिग्गज आर इन कोर्ट। कहाँ पर है? दरबार में। एंड वन ऑफ देम इज हु? तेनालीराम। तेनालीराम। वन ऑफ देम इज तेनाली राम। आगे देखिए, इसके अलावा देयर आर जो भी होगा फॉरेन मर्चेंट्स क्या करते हैं? दे ट्रेड ऑफ हॉर्स टेक्सटाइल एंड जेम्स टेक्स प्लेस। किसका किसका ट्रेड होता है? ट्रेड ऑफ हॉर्सेस। अरब के घोड़े लिए जाते थे वहाँ। हॉर्सेस, भारत में पहले घोड़े नहीं थे, यहाँ हाथी हुआ करते थे। हमारे यहाँ घोड़े भारत में कहाँ से आए? अरब से। चेतक भी अरब से ही आया था। घोड़े मतलब ये ये शिप बाहर से जैसे चीता को ला गया, हाँ जैसे चीता को लाए गए वैसे। हाँ, भारत में घोड़े नहीं थे कभी भी, तो ये यहाँ पर क्या लाए गए? ये लोग आए थे मुगल के समय में, अरबी घोड़े सब खरीदते थे सब। और इन्होंने तो कृष्णदेव राय ने जो घोड़े बेचते थे उनको बाहर जाने ही नहीं दिया। बोले तुम अभी दूसरे देशों में व्यापार मत करो, यही करो, नहीं तो तुम हमारे दुश्मन को भी घोड़े बेच दोगे। तुम्हारी बुक में ही लिखा। तो ट्रेड्स ऑफ हॉर्सेस, जेम्स एंड टेक्सटाइल टेक्स प्लेस। मंदिर आर जो टेम्पल्स हैं, दीज आर सेंटर्स ऑफ कल्चर एंड लर्निंग। मंदिर में ही सब लर्निंग होती है। टेम्पल्स आर क्या सेंटर्स थे? टेम्पल्स आर सेंटर्स ऑफ कल्चर। वहाँ बहुत बड़े नाटक भी खेले जाते थे। कल्चर एंड लर्निंग। ये हो गया। अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कम अकबर ए रuthless conqueror in his young days grow tolerant? कैसे अकबर जो एक रuthless conqueror था वो टॉलरेंट हो गया? टॉलरेंस मतलब झेलने वाला, सहनशील। सहनशील। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एंड बेनिवोलेंट, और किसी किसी का बाद में फायदा भी कराने लगा। व्हाट कुड हैव लेड सच ए चेंज? अकबर में ये परिवर्तन कैसे आया? शुरू में तो वो सर काट देता था 10-10 हजार लोगों के, लेकिन बाद में बाद थक गया में होगा। अब क्या वो? बाद में थक गया होगा। मैंने देखो, यही लिखा था। अकबर वहां से रuthless conqueror, वहां से उसको जो वो 13 साल का था और उसका जो संरक्षक था बैरम खां सर करके बात करता था। 40 साल का था बैरम खां, वो 13 साल का लड़का राजा था। हाँ, अकबर जी क्या करना है? बोला काट दो 10,000 लोगों के साथ। ओके अकबर जी काटो। बच्चा था क्योंकि उसका पिता तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर गया था। तो इस तरीके से अकबर वास क्या था? रuthless conqueror। वो लेकिन बाद में कैसे बदल गया? तो भी अपन लगे ही बड़े होते
बट लेटर बिकेम टॉलरेंट। निर्दयी, रजस का क्या मतलब था? निर्दयी विजेता। कंकरर का क्या मतलब होता है? बट लेटर बिकेम, लेकिन सोनल बाद में वो क्या हो गया बताओ? सहनशील, टॉलरेंट। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, टॉलरेंट एंड बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट मतलब सर? फायदा करने वाला, दूसरे का भला करने वाला। सहनशील भी हो गया, भला भी करने लगा, ऐसा कैसे हो गया? और फिर इसी वजह से उसे अकबर द ग्रेट कहा जाता है। आपने टॉलरेंट की बात की था। सॉरी, वन ऑफ देम इसके बाद क्या? सहनशील है। वन ऑफ देम इसके बाद लास्ट में वन ऑफ देम इज बीरबल, वन ऑफ देम इज तेनालीराम। सही है। अच्छा, ये वो क्या हो गया बोलो? बाद में भला करने वाला हो गया। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पहले चूहे खा लिए, फिर उसे अफसोस होने लगा, चूहे खा ले, चलो भला करते। उसके बाद क्या हुआ? Due to his growing wisdom and political strategy, as he grew older, from 13 years of age, 13 साल में क्या बच्चे के दिमाग होता है? So as he grew older, उससे वो जो बोलता था वो मानना पढ़ता था सबको, इसीलिए from 13 years of age, तो उसको क्या आ गया? His wisdom grown, सर उसका दिमाग बढ़ा। सर जैसे कोई रूलर छोटा होता है तो फिर उसका सलाहकार कैसे डिसाइड होता है कौन बनेगा? सलाहकार तो जो उसका संरक्षक था वहीं पर ही युद्ध में डिसाइड हो जाता है। बोल देता तुम जाओ और बेटे का संरक्षण करो। वो जो जहां भी बोला होगा उसी को संरक्षक बनाओ। ठीक है। एंड हिज विजडम ग्रोन, उसकी विजडम ग्रोन हो गई। उसने रियलाइज्ड किया, उसने क्या महसूस किया कि दैट इज, उसके लिए क्या चाहिए? ही रियलाइज्ड that such a large kingdom can only be operated with tactics। किससे चलाया जा सकता है? टैक्टिक्स, tactics मतलब एक चतुराई से। चतुराई से। That such a large wisdom कैन बी रन, कैसे रन किया जा सकता है? बाई डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी जानते हो? राजनीति। किससे किया जा सकता है? डिप्लोमेसी। एंड नॉट बाई क्रूएलिटी या रिप्रेशन, जानते हो? दमनकारी नीतियों के द्वारा तो नहीं चला सकता। सबको मार के चला पाओगे क्या? इतनी तो तुम्हारे पास सेना ही नहीं है। तो द सच ए ग्रेट किंगडम कैन बी रन ओनली बाई डिप्लोमेसी। सही है। एंड नॉट बाई क्रूएलिटी। अब आगे देखो, उसने क्या किया? ही मैरिड राजपूत प्रिंसेस जोधाबाई एंड ऑन द इंसिस्ट ऑफ जोधाबाई ही एबॉलिश्ड जजिया कर। जोधाबाई ने कहा अगर आप मुझसे खुश हैं तो जजिया का ठीक है, जाओ हट। So he married a Rajput। जोधा अकबर पिक्चर देखी है, वो उसी की है। So he married a Rajput। सर वो उस टाइम हिंदी बोलते थे क्या? जोधाबाई हिंदी उर्दू जो बोलते थे उसमें आधा हिंदी था। यहाँ की जुबान उर्दू की, उर्दू में आधा हिंदी होता है। सब उर्दू बोलने वाले हिंदी होते हैं। उसमें भी कुछ कुछ उर्दू के शब्द आते हैं हिंदी में। जोधाबाई राजपूत गले थी, उनके कहने पर एक दिन की रसोई जोधाबाई बनाती थी और उस समय दरबार में उस दिन मीट नहीं खाया जाता। उस दिन क्या खाया जाता था? दाल बाटी चूरमा। हाँ, जो यहाँ का था वही वो खिलाती थी। जोधाबाई मेवाड़ की थी, मारवाड़ की। जोधाबाई मेवाड़ की थी। तो इस तरीके से जोधाबाई से शादी की। एंड अबॉलिश्ड जजिया टैक्स, एंड अबॉलिश्ड सर एबॉलिश मतलब हटा देना। हटा दिया। जजिया की स्पेलिंग देखो बुक में क्या लिखी है, क्या यही है?
इसमें कुछ और दे रहा है, देख के बताना। पैसे में कुछ पहले देख रहा है, देखा ये पैर से खत्म हो गया। टेक्सटाइल्स क्या होता है? कपड़ा, टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा। बाबा के समय देखा तो सर जल्जिया की JIZYA JIZYA हाँ जिजिया ना, इसको क्या लिखो? जिजिया, सर बोलते तो जजिया ये सर हाँ जिजिया, जिजिया का बोला था एक टाइम के तो लिए। एबॉलिश कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके अलावा he even honored नवरत्ना of different religion। तो उसने क्या किया? he honored सर ये अकबर जोधा भाई को अगर लेके चला गया था हाँ, तो सर ले जाने दिया मेवाड़। उसने क्या honored नवरत्ना in court। ये लोग, ये अकबर शक्तिशाली था, उसने क्या किया? बहुत सारे राजाओं को हराया। उनमें भी एक बार यहीं के राजा थे, ये इधर ही के थे, मेहरानगढ़ के ही राजा थे। तो उस राव जोधा, हाँ राव जोधा, यहाँ पर बना भी हुआ है, महल बना हुआ है। तो इनके पिता का नाम राव था। क्या था? जसवंत राव था। उसी के नाम पे जसवंत खड़ा भी बना हुआ है। अच्छा, हुआ क्या कि इसने बहुत मुश्किल से हरा तो दिया, लेकिन अब ये इसने जान लिया कि हम यहाँ आ नहीं पाएंगे घोड़े से चल के, और फिर हरा नहीं पाएंगे। तो अब इनको कैसे अपने कब्जे में किया जाए? बोला हमने आपको हरा तो दिया है, लेकिन हम आपको सम्मान देना चाहते हैं। आप अपनी बेटी से हमारी शादी कर दीजिए और हमको कर भेजते रहिएगा राज्य आपका। राजी हो? सर टैक्स, तुम हर महीने हमको एक बैलगाड़ी सोना दे देना, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, एक बैलगाड़ी दे देंगे और अपनी बेटी दे दो हमको। सर इसलिए यहाँ पर जो महल है इनमें कम डिस्ट्रक्शन है, जो वहाँ पर कवर उनमें ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन। ये इसलिए क्योंकि यहाँ के जो राजा थे ना, इन्होंने ब्रिटिश के साथ भी यही समझौता कर लिया। बोला हम जनता का खून चूस के दे देंगे, हमको राजा रहने दो। यहाँ सामंत लोगों ने यहाँ पर लड़ाई, जो जानते हो, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ी। गांधी जी ने बताया तुमको सामंत से छुट्टी दिलाएंगे, झंडा उठा लो। यहाँ के लोग सामंतों से परेशान थे, वो खून चूस चूस के बैलगाड़ी सोना बेचता था। इसीलिए यहाँ का कोई किला टूटा नहीं, पूरे के पूरे कोई मंदिर टूटा नहीं, कोई किला टूटा नहीं। अकबर के समय में इन्होंने अपनी बेटियां दे दी, और अंग्रेजों के समय इन्होंने सोना भेजा भर भर। इससे ज़्यादा किसी को क्या चाहिए? चाहिए किसी को? सर बोलते तो हैं कि यहाँ के राजा के पास सबसे ज्यादा सोना फिर वो रहा होगा, लेकिन ही ऑनर्ड नवरत्ना इन कोर्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर बात कही गई है, ठीक है। हिज रूल वाज इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव। उनका राज्य कैसा था? समावेशी। अच्छा, तुम राजा आओ, तुम भी हमारे रिस्पेक्ट हो, तुम भी रिस्पेक्ट हो, सबको रिस्पेक्ट हो। इंक्लूसिव था, ये किसी से भी लड़ता नहीं था, सबको शामिल करता गया। बोले थोड़ा हमको दे दो, तुम भी रहो, लड़ाई में क्या मिलेगा, जाओ राज करो, सोना भेजते रहना। सब लोग बोले हम भी लड़ नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी सेना है भारत में, हम कहाँ लड़ पाएंगे। उनको भी डर नहीं, सोना भेजने में। एक बार राजा मतलब पूरा ही हरा के दे देता था, जाओ। तो उससे क्या होता था, उसकी पूरी सेना इसी की हो गई। और फिर फोन करेगा, हाँ मान सिंह जी हम वहाँ जा रहे हैं अहोम से लड़ने, भेज देना। वो लेटर भेजते थे 2000 घोड़े 4000 सैनिक भेज देना। बिल्कुल भेज देंगे सर, आप तो हमारे बेटी के हस्बैंड हो, दामाद हो, आपको क्यों नहीं भेजेंगे ना। उनकी सेना करनी पड़ी। समझ आई बात की नहीं? और उनको ऐसे भी लगा कि उन्होंने तो हमें ऐसे करके दे भी दिया किंगडम वापस। तब तो सर पत्र लिखते थे। तो समझ में आ गया, हिज किंगडम वाज इंक्लूसिव, सबको शामिल करता था एंड इफेक्टिव। सही। हिज किंगडम कैसा था? किंगडम वाज इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का प्रत्युष क्या मतलब है? समावेशी। सबको जोड़ साथ लेना। लेके चलना, समावेशी। भाई ठीक है, तुम भी गाओ, तुम भी। मतलब इसमें टेरिटरी में जो पार्ट नहीं है वो भी इसका पार्ट है। पार्ट नहीं है, तब भी सबको मिला के आसपास से एलाइड गवर्नमेंट। एलाइड में क्या होता है?
कि ठीक है सब लोग मिल के चलेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? इस तरीके से चलता था। अब आगे देखो अगला सवाल। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ विजयनगर एम्पायर हैड वन द बैटल ऑफ, अगर विजयनगर ने तालीकोटा का बैटल जीत लिया होता तो क्या चेंज हुआ होता? सर हिंदू मेजॉरिटी बढ़ जाती। हैं? बैटल ऑफ तालीकोटा। तो देखो विजयनगर, किसने विजयनगर एम्पायर को तालीकोटा के युद्ध में हराया? चेक करो। सर मुगल्स। हैं? कौन सा? अभी बता दे रहे हैं। चलिए, सो हु डिफीटेड राजा कृष्णदेव राय इन तालीकोटा? चेक करिए तो फिर मैं आगे लिखाऊं। सो सर ऐसे तो एक पॉइंट अगर हिंदू मेजॉरिटी विल बी इंक्रीज। देखो, इफ विजयनगर एम्पायर हैड वन, इधर की नेक्स्ट देखें, had won the battle of तालीकोटा, अगर उसने जीत लिया होता, ये दिख रहा तो देखो, बैटल ऑफ तालीकोटा, ठीक है, विजयनगर एम्पायर एंड एन अलायंस ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहमनी साम्राज्य के द्वारा, ठीक है। अब जरा देखो, बहमनी सल्तनत, दिल्ली में 5 जगह ऐसी थी। कौन कौन सी जगह थी मैं नोट करा देता हूँ। एक राजा था, तो ये देखो, ये इतना साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य। इसको क्या कहते हैं? साम्राज्य। ये तुम्हारे बुक में है, अभी बताता हूँ। बहमनी सल्तनत, ये भी मुगलों की थी। हाँ, मुगलों ने भी और इसमें 5 जगह आती थी। कौन कौन सी आती थी? देखो तुम्हारे बुक में मैप है। अहमदनगर, बिरार और बिदार, बीजापुर और गोलकुंडा। देखा मैं? हाँ। अहमदनगर, अहमदनगर, यहाँ पे बिरार है, बिरार। सर बिरार क्या था? ये 5 जगहों के नाम है। बिदार, क्या बिदार? बिदार, बेरार, गोलकुंडा, बीजापुर। ये गोलकुंडा, यहाँ से सब हीरा निकलता है। गोलकुंडा, कोहिनूर भी यहीं से निकला था। जिसको अंग्रेज चुरा के लेकर निकल हाँ, और बीजापुर, ये बीजापुर। और यहाँ पे अभी डायमंड्स मिलते हैं गोलकोंडा। हाँ, देखो ये 5 जगहों पे कौन सा साम्राज्य था? बोलो, बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य ने राजा कृष्णदेव राय को हराया। यहाँ पर ये विजयनगर था। ये क्या था? बीच के जगह पे विजय- किंगडम था या फिर खाली जगह थी? विजयनगर था। और विजयनगर के राजा कौन थे? राजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। तो बहमनी साम्राज्य के सल्तनत ने इनको हराया, लेकिन बहमनी साम्राज्य का जब सुल्तान मर गया, इनके 5 बेटियों ने अलग अलग सब ले लिया और लड़ते लड़ते मर गए। सर वो पांचों। हाँ, सर फिर ये कमजोर हो गया। एक तो बचा होगा। अच्छा होगा। अब इसके बारे में दिखाते हैं। ये देखिए, दैट इज बहमनी साम्राज्य के बारे में देखो कि ये कैसा था। तो बीच की जगह पे कोई और किंगडम होगा। अब इनके बारे में हम लिखें। पहले आप ये देख लीजिए। देखो, who was main ruler of बहमनी सल्तनत? देखो, इसको ताजुद्दीन फिरोज शाह। इसका जरा राज्य तो देखो, बहमनी सल्तनत का क्या, जैसा हमने आपको बताया वही है।
पहले इसका नाम समझो, इसका क्या नाम है बोलो? भाई आप ये बताइए फिरोज शाह ने किसको हराया होगा? कृष्णदेव राय। और ये जो था इसकी सल्तनत तो देखो कहाँ कहाँ पे है, क्या वही 5 हैं जो भी हम लोगों ने देखा था? ये देखो, दैट इज देयर वर 5 इसके मुख्य थे। कौन कौन से थे? गोलकोंडा, ये देखो, ये सब इसके बीच के हैं। अब इसको देख लो, टेरिटरी ऑफ बहमनी सल्तनत इन मैप। इनकी बहमनी सल्तनत की जरा मैप में देखो कहाँ पे थे। ये मुख्य यही 5 जगह है। हाँ, दक्कन वाले एरिया में। ये देखो, सबको देखो, बीजापुर दिख रहा तुम्हें? गोलकुंडा दिखा? बिलार, बेरार और अहमदनगर बिल्कुल टैली कर लो, वही है। बना देखो, ये कॉपी में भी बना, बहमनी साम्राज्य पूरा ये सही दिखा है। बीजापुर, गोलकुंडा, 2-3 तो दिए हैं बस, लेकिन पूरे ही है। अब देखो, अब इसके बारे में लिखो। सो इसका मतलब है एट वन द तालीकोटा। इसके बारे में क्वेश्चन लिखो। अब लिखो इसके बारे में, दैट तालीकोटा। इसको थोड़ा सा हटा दो, ऐसे करो, समझो इस चीज को कि तालीकोटा बैटल वाज वन बाय बहमनी सल्तनत बाय डिफीटिंग कृष्णदेव राय। क्योंकि ये लाइन लिखी है, बहमनी राजा ने, यानी किसने बोलो? कौन सा खान था? अभी आपने पढ़ाया था, फिरोज शाह। सो बोलो, ये तालीकोटा की लड़ाई किसने जीती? तालीकोटा की लड़ाई तो ये पहले ये तो लिखो कि वो, ये लिख लो कि अगर उसने जीती होती है तो पता चले असल में जीता कौन। लिख लो, लिखो ऐसा लिखो, तालीकोटा बैटल वाज वन बाय, किसने जीता बोलो श्रेया? वाज वन बाय फिरोज शाह। और वो किस जगह का था? फिरोज शाह ऑफ बहमनी सल्तनत बाय डिफीटिंग। किसको डिफीट किया होगा? तालीकोटा बैटल। देख लो, तालीकोटा बैटल के बारे में क्या दिखाया गया है कि अभी मैं स्पेलिंग चेक करके बताऊँ, पता करना चाहिए ना। बहमनी का राजा था, ठीक है। फिरोज शाह, बहमनी सल्तनत, फिरोज शाह यही है। According to Pratt, he was the ruler of the Bahmani Sultanate from 1397 to 1422. Firuz Shah is considered an important ruler of Bahmani Sultanate. He enlarged his realm and even conquered the Rajput Doab from the Vijayanagar kings. ठीक है, तो जो लिखा है, अब इसमें लिखा है ताजुद्दीन फिरोज शाह। फिरोज शाह तो नहीं क्या, कोई बात नहीं। सर ताजुद्दीन क्या हुआ फिर? वो उनके खिलाफ ताज उद्दीन, भगवान के द्वारा दिया गया ताज। उद्दीन का मतलब है भगवान ने दिया, दीन के द्वारा, धर्म के द्वारा। दीन किसे कहते हैं? धर्म के द्वारा दिया हुआ ताज। तालीकोटा बैटल was fought between Deccan Sultanate and विजयनगर एम्पायर। जब मैं बहमनी सल्तनत बोल रहा हूँ तो तुम्हें क्या सोचना चाहिए? ये कौन सी सल्तनत है? डेक्कन सल्तनत। कौन सी है? दक्षिण में। डेक्कन का क्या मतलब है? क्या तुमको ये मालूम है, ये हिस्सा जो मैं दिखा रहा हूँ ये डेक्कन प्लेट्यू है। तो डेक्कन प्लेट्यू में किसकी सल्तनत होगी? डेक्कन की होगी, दक्षिण। तो दिस इज डेक्कन प्लेट्यू। सल्तनत और एम्पायर में डिफरेंस है। सल्तनत और एम्पायर में डिफरेंस है। किसमें? सल्तनत और एम्पायर। सल्तनत जो सुल्तान है वो अपने आप को बस सल्तनत कहते हैं, और एम्पायर सब इन जनरल वर्ड है। और जो वैसे हिंदू राजा थे वो किंगडम कहते थे, वो सल्तनत कहते थे। सुल्तान कहलाते थे, उनकी सल्तनत थी। एक ही चीज की कई नाम। अब ये देखो, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर। इफ दिस वन, और किसको डिफीट किया? एंड डिफीटेड
राजा कृष्णदेव कृष्णदेव राय। देवराय। If this battle would be won by राजा कृष्णदेव राय, तो क्या हुआ होता मालूम है? इसने 6 महीने तक सिर्फ मंदिर ही मंदिर तोड़े। इसका मुख्य उद्देश्य था मंदिर तोड़ो। फिरोज शाह ने हाँ, इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनवा रखे थे, अगर वो आज होते तो इंडिया हिट होता। सब तोड़ा। इसका मुख्य उद्देश्य था पहले ये जो इनफिडल्स हैं, काफिर लोग हैं, इनका सब धर्म पे छोड़ते। जगह तो हमारी थी, पूरे इंडिया में जगह तो हमारी। इफ दिस बैटल, अगर इस बैटल को राजा कृष्णदेव राय जीते होते तो क्या होता? would have been won The temples would not have been by built. राजा कृष्णदेव राय। तो क्या क्या हुआ होगा? साउथ इंडिया हिस्ट्री माइट हैव बीन वेरी डिफरेंट। आज साउथ इंडिया विश्व का सबसे नंबर 1 होता। देन तो क्या हुआ होता? देन उनका एम्पायर कौन था? विजयनगर विजयनगर। एम्पायर। Empire would be mighty one in world. Would be mighty one, बहुत शक्तिशाली होता। Mighty one. अब आगे देखिए। Now, इसके अलावा temples of Hampi could not be destroyed. जो temples of Hampi थे वो क्या होते थे? Temples of Hampi might not be destroyed. And would have told temples of Hampi, देखो कैसे हम्पी के मंदिर थे और आज उनकी क्या हालत कर डाली है। ये हम्पी के मंदिर, ये तो अभी का है। हम्पी है, ये राजा कृष्णदेव राय का पूरा वो है हम्पी का। तो और वो मंदिर भी हमने आपको दिखा दी। ये बहुत सारे इसका तोड़ फाड़ कर डाली। अभी तो इनका एरिया और डिफरेंट आगे चलते थे और वहाँ पर और जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म उधर पे बहुत सारे नए टेम्पल भी बन रहे हैं। हाँ, और भी बनते हैं। तो उसमें माइट नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड इट वुड हैव टोल्ड द ग्लोरी ऑफ इंडियाज पास्ट। इसने क्या बताई होती? भारत के पहले रिच कल्चर की। जब दुनिया खाना खाना सीख रही थी, हम इतने बड़े मंदिर बना रहे, तो इसे क्या बताता दुनिया को? बताओ। सो इट वुड हैव, इसने क्या, ये क्या बता देता? वुड हैव टोल्ड द स्टोरी ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट। हमारा पास्ट कैसा है? बहुत ग्लोरी वाला है। इट वुड हैव टोल्ड द स्टोरी, कौन सी स्टोरी? ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट। और क्या क्या हुआ होता? ट्रेड विथ पोर्टुगीज कंटिन्यूड फर्दर। और क्या होता? पुर्तगाली लोगों से, जो स्पेन के लोग थे, वो हमारा ट्रेड बढ़ता रहता। तो ब्रिटिश भी पोर्टुगीज, पुर्तगाली लोगों से ये तोप और ये सब लेते थे। स्पेन के लोग हैं। नीदरलैंड, कहाँ के लोग हैं पुर्तगाली लोग? ये स्पेन के लोग। पोर्टुगीज के भी स्पेन में, स्पेन पोर्टुगल पुर्तगाल जो है आजकल स्पेन कहलाता है। ये जो स्पेन के लोग, भाई आप समझो इस चीज को ना, जो पुर्तगीज है, दीज आर द पिग ऑफ वर्ल्ड कहे जाते हैं। इनको इतना खाना पसंद है, खा खा के अगर ये किसी भी पार्टी में जाते हैं तो खाते हैं, फिर पेन डाल के उल्टी करते हैं, फिर खाते हैं। इन्हें खाना बहुत पसंद है। तो वो पूछते तुमने कितनी बार उल्टी की? मैंने तो 6 बार कर दी। तुमने? मैं 5 बार करके। और खाओ चलो। दीज आर द पिग ऑफ वर्ल्ड। वहाँ वॉमिटिंग पॉट्स रखे रहते हैं बहुत जगह, जहाँ खाना। इनको खाना पसंद है, खाना और पलटना। ट्रेड विथ पुर्तगीज कंटिन्यूड। सर हमारे यहाँ तो मतलब मोमेंट होती है तो जिसको तभी खराब बोलते हैं। हाँ, ये लोग करते रहते हैं। इनको कहता है हमें खाना है बहुत।
ऐसा है। इसके अलावा क्या होगा? नाउ इतनी बात है, इतना लिख देना कि ट्रेड उनके साथ होता रहता, मंदिर न टूटते, है ना, कल्चर का इवेंट होता है, इट विल बी सेंटर ऑफ कल्चर। अगला सवाल देखें, पूछा गया है कि मैनी वैल्यूज प्रमोटेड अर्ली सिखिज्म इंक्लूडिंग इक्वालिटी, सेवा, जस्टिस। तुम सिखिज्म को तो जानते हो, सेवा गुरुद्वारे में भी होती है। रिमेन रेलेवेंट टुडे, सेलेक्ट वन ऑफ दीज वैल्यूज एंड डिस्कस हाउ इट रिमेन रिलेवेंट इन कंटेम्पररी। क्या पिछले समय में जब सिखिज्म था तो क्या उस समय जब औरंगजेब था तब इनके मन में सेवा का भाव रहा होगा कि जाए मुगलों की सेवा करें? नहीं। तो कंटेम्पररी का मतलब उस समय सिखों ने क्या सोचा होगा। अभी तो सब सेवा करते हैं, इक्वलिटी करते हैं, जाके देखो गुरुद्वारे में कितना अच्छा सब कुछ होता है। हाँ। लेकिन क्या उस समय होता होगा जब मुगल इनके मुझे नहीं लगता। गुरुओं को मुझे भी बिल्कुल गन्ने के नहीं उसमें डाल के घुमा देते थे, तब मुझे होता नहीं आज हाथ की से तरह चिल्लाता, है। तब तो हाथ से चिल्लाता हो ही नहीं सकता। हाँ, तो उसके बारे में लिखो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। कि सेवा करेंगे। that is the Sikh value of equality is। तो सिख में आजकल क्या है बताइए? सेवा, इक्वलिटी, ये सब अभी चलता है। That is Sikh's value for equality, सेवा and justice। इवन इनके में जो गरीब सरदार होता है उसको ये पैसा दे देते हैं, जाओ तुम बिजनेस करो। इनका कोई गरीब नहीं होता है, सबको बहुत सारा होगा। एंड जस्टिस, सर स्पेन के पहले क्या लिखा है? पोर्तुगीज, पुर्तगाली, पुर्तगाली लोग, पोर्तुगीज। अगर तुम्हें पोर्तुगीज नहीं ये हार्ड लग रहा है तो पिग्स ऑफ वर्ल्ड भी लिख सकते। लेकिन अच्छा नहीं लगता ना किसी देश की भाषा, यही ठीक, पोर्तुगीज सही है, बेइज्जती हो जाएगी उनकी। दैट इज इक्वलिटी, सेवा एंड जस्टिस इज नोन इन द वर्ल्ड। क्या ये पूरे वर्ल्ड में नोन है? इज नोन इन द वर्ल्ड। लेकिन आशीष का कंटेम्पररी उस समय भी ऐसा रहा होगा, नहीं, मुगलों के समय में, नहीं था। ठीक है। इट टीचेस ऑल द पीपल, ठीक है। इट डज नॉट कंसीडर कास्ट, जेंडर। इसमें क्या होता है, ये कंसीडर करते हैं क्या? डज नॉट कंसीडर। इवन गर्ल और बॉय में भी कोई भेद नहीं होता, और सरदारों में आप देख लेना, वहाँ लड़कियों की भी पूरी इज्जत है। कास्ट एंड जेंडर। इट कीप्स ह्यूमैनिटी अबव ऑल। ये मानवता को इन सबसे ऊपर रखती है सिखिज्म। बात समझ आई कि नहीं? इट कीप्स ह्यूमैनिटी अबव ऑल। ह्यूमैनिटी यहाँ सबसे बड़ा। अब आगे देखिए, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दे एनकरेज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नेंस। ये सारी चीज़ें तो इनमें हैं। तो सिखिज्म की है, ठीक है। अब आगे देखो, contemporary meaning। How the Sikhism and its value remained valid in contemporary society। अब देखो, कंटेम्पररी का मतलब उस समय की बात नहीं हो रही, यहाँ कंटेम्पररी का मतलब आज के समय की बात हो रही है। हाउ इट इज रिलेवेंट इन कंटेम्पररी सोसाइटी। क्या तुम्हें लगता है ये सेवा और इन सब की आज की जरूरत है किसी को? है। गरीब लोगों को। क्योंकि इससे क्या होगा, सिखिज्म में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए। हम सिखिज्म से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इवन छोटे बच्चों से पानी और रोटी की सेवा कराई जाती है, जिससे उनमें सेवा का भाव आता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये बहुत बड़ी बात है जो दूसरे सभी सोसाइटी को सीखनी चाहिए। तो इसमें और भी चीज़ें देखें। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ। ये लोग क्या करते हैं बताओ?
दे प्रमोट एजुकेशन, और क्या करते हैं, दे प्रमोट एजुकेशन एंड दूसरे वैल्यूज को एंड दिस ऑल इंस्पायर्स वर्ल्ड, ये किसको इंस्पायर करती है, वर्ल्ड को। दिस ऑल जो इनकी ह्यूमन वैल्यू है, दिस ऑल इंस्पायर्स वर्ल्ड। वी कैन लर्न ए लॉट फ्रॉम सिखिज्म एंड इट्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। We can learn a lot from Sikhism and its human values. Now, पंकज, इट इज स्टिल वैलिड इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, ये आज के समसामयिक संसार में अभी भी उतनी ही तर्क संगत है। इट इज स्टिल वैलिड, सिर्फ वैलिड ही नहीं है, नीडेड भी है। इट इज स्टिल वैलिड एंड नीडेड इन कंटेम्पररी वर्ड। नेक्स्ट देखिए, 7th क्वेश्चन, इमेजिन यू आर ए ट्रेडर इन पोर्ट सिटी, सूरत, कालीकट, हुगली। तो यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ पर सूरत है गुजरात में, और इधर पर सूरत है, हाँ। ये कालीकट, ये कालीकट है, और ये क्या है, हुगली। हुगली, ये जस्ट हावड़ा के बगल में है, हुगली के बगल ही है हावड़ा। हावड़ा पे हुगली हुगली नदी भी है। तो अब ये कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द सीन्स यू सी एज रिगार्ड्स गुड्स, सीन्स यू सी एज रिगार्ड्स गुड पीपल यू ट्रेड विद एंड द मोमेंट ऑफ सीन, जो तुम वहाँ देख रहे हो उसका वर्णन करो। ओके, तो अगर आप ट्रेडर हो तो वहाँ पे आप क्या देखोगे, इसका आंसर लिखिए। इफ आई वॉज ट्रेडर, अगर मान लो तुम व्यापारी होते हो, सूरत गए होते, तो तुम वहां क्या देखते हो, बताओ। ट्रेडर का क्या मतलब होता है, व्यापार करता हो। इफ आई वॉज ट्रेडर देन आई वुड हैव सीन इन सूरत। तो सूरत से यहाँ से तुमको मालूम है कहाँ कहाँ व्यापार जाता, पर्सिया, क्या होगा, पर्सिया को ईरान कहते हैं, वहाँ तक ये सऊदी अरब, सब जगह होता है, अरे वहाँ तक लेके कैसे जाते थे? जहाजों से। तो कहाँ कहाँ व्यापार होता बोलो, पर्सिया, सऊदी अरब एंड यूरोप। तो इसी जगह कहाँ जाता, यूरोप से उस टाइम पे लेके चले जाते थे। हाँ, ये 3 जगह सूरत से व्यापार होता था टेक्सटाइल का। तो आई वुड हैव सीन बिजी पोर्ट्स, पोर्ट्स समझते हो क्या होता है, बिजी पोर्ट्स, जहाँ जहाज खड़े रहते हैं, ठीक है। जहाज जहाँ खड़ा है, कमिंग एंड गोइंग टू पर्सिया, सऊदी अरब एंड यूरोप, यहाँ से कहाँ है ना, कमिंग एंड लोडिंग एंड अनलोडिंग, कमिंग एंड गोइंग। सर बोट्स का मतलब होता है ना जो जहाँ भी जहाँ खड़े होते हैं, जहाँ गहरा पानी होता है, उसे पोर्ट कहते हैं। बीच और पोर्ट में यही अंतर है, अगर पोर्ट है तो करोड़ों की कमाई दे देगा गहरा पानी, क्योंकि भारी भारी जहाज है टनों के, बीच पे तो फंस जाएगा बालू में। नहीं चलेगा। गहरा पानी होना चाहिए 30 मीटर, 30 मीटर का मतलब 90 मंजिल, बोलते थे क्लिफ जैसे, वो पूरा ऐसे यहाँ पर फिर एकदम डीप। 30 मीटर का मतलब 10 मंजिल, 3 मीटर की मंजिल, सही है, ऐसा होगा। तो वही बात है, बहुत गहरा गहरा होना। तो वहाँ कमिंग एंड गोइंग टू, कहाँ जाएंगे बोलो, गोइंग टू, कहाँ जाएंगे बताइए, पर्सिया, पर्सिया, सऊदी सऊदी अरब, यूरोप, सऊदी अरेबिया एंड यूरोप। और क्या देखोगे हेमंत, आई वुड सी दैट
lot of cloth is getting loaded and lot of gold is unloaded to India. क्लॉथ तो लोड हो रहा है और सोना उतर रहा है, इसीलिए तो भारत सोने की चिड़िया का है, ठीक है। Sir, I would जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। क्यों कहा? मतलब यहाँ से कबूतर जाता था, वहाँ से सोना आता था। Sir, I यही would- पूरी दुनिया में यही होता था। Sir, but traders भी बहुत सारे सर क्योंकि वहाँ पर पैसे ही सोने थे। वहाँ कपड़े कहीं उठते ही नहीं थे। कॉटन अभी भी कॉटन ना दे भारत, नंबर 1 का एक्सपोर्टर है। सुबह ही बोला प्रधानमंत्री ने, हम नंबर 1 कॉटन बनाने वाले हैं। कपड़ा बंद कर दे तो लोगों का कपड़ा उतर जाए, ट्रम्प का कोट उतर जाएगा। सही है। सर सबसे अच्छा तो हमारे पास ही है। सबसे अच्छा कॉटन पहले भी मखमल, मसलिन और जो कॉटन का सब सामान हमारा ही था। उसका हमें मुंह महंगा दाम मिलता था। राजा हमारे ही कपड़े पहनते। तो a lot of cotton is getting loaded in ships and lot of gold and silver is getting unloaded from ships. A lot of, ठीक है, tons of cloth is getting loaded. सबसे पहले हमारे वीवर्स बहुत ज्यादा थे, अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। बहुत अच्छे वीवर्स भी थे। Loaded to ships and lot of, क्या लॉट आ रहा होगा बोलो? गोल्ड। सर उस टाइम कहीं पर भी वो नहीं था कॉटन। हैं? कॉटन कहीं पर भी नहीं था। नहीं। इवन हम अभी नंबर 2 पर बांग्लादेश है। उस समय बांग्लादेश भी तो हमारा ही था। हाँ नंबर 1 पे इंडिया, बहुत नंबर 2 पहले। बांग्लादेश। जूट वहाँ उगता है। तो अनलोडेड। अब देखो, हैं? वो बहुत पानी वाला है ये। जूट वो बोरे ओरे बनते हैं। अब देखो, इन इंडिया अगर काली कट में होते तो क्या होता? इफ आई वुड बी ट्रेडर इन Calicut, I would have seen a lot of spices and Ayurvedic medicines are getting loaded and lot of gold is unloaded. यहाँ सामान ही बदल गया, बाकी सब वैसा ही है। सर यहाँ हमेशा गोल्ड ही आता था। हाँ, गोल्ड हर जगह से आता था। यहाँ मसाले के लिए गोल्ड, यहाँ कपड़ों के लिए गोल्ड, यहाँ जूट के लिए। समझ आया? इफ आई वुड बी ए ट्रेडर, कहाँ पे ट्रेडर हो? दैट इज इन केरला के पास कालीकट है। कालीकट। आई वुड हैव सीन, क्या देखते? A lot of spices, 300 तरीके के तो मसाले ही हैं। केरला में जितने मसाले हैं भारत में कहो उतने मसाले सुने भी ना गए। सब भारत भर में केरला से आते हैं सबसे अच्छे मसाले। So I would have seen lot of spices getting loaded, लोड होते हैं in ships। सर सॉल्ट सबसे ज्यादा गुजरात से आता है ना। And gold and silver getting unloaded. If I would have been in Hooghly, तो क्या देखते? If I would have been a trader in Hooghly, इसीलिए तो बड़े बड़े लुटेरे आए भारत में कि यहीं सबसे ज्यादा सोना आ रहा है, चलो लूटें। तो आप क्या देखते? देन कॉटन, इंडिगो, शुगर इज गेटिंग, यहाँ से कहाँ जाएगा? चाइना। और चाइना से क्या आएगा? बहुत सारे चाइनीज बर्तन, चाइनीज बर्तन और साथ में सिल्क। ए लॉट ऑफ राइस, ए लॉट ऑफ जूट, ठीक है, शुगर, ये 3 यहाँ से जाएगा। और चाइनीज वेसल्स, कॉफी, टी एंड सिल्क इज गेटिंग। टी चाइना में बना है। हाँ, चाइना से इंडिया में आया। सो वैसे सर टी को चाइना से इंडिया में लाया कौन? इंडिगो समझते हो? नील यहाँ से जाता है। इंडिगो, जूट, राइस, शुगर,
is getting loaded. और कहाँ की ओर जाएगा बोलो? चाइना। सर वो देन के बाद क्या लिखा है? उगली देन। हम्म? उगली देन के बाद इंडिगो। Then इंडिगो, नील। नील जानते हो ना? नीला होता है, कपड़ों में नील डाली जाती है। नाइस। Loaded to China. सर लेकिन जो सी पोर्ट And और बोलो आएगा क्या? And silk. Chinese pottery. Chinese pottery भी आएगी वहां से। Coffee and tea. सर हाँ बोलो। सर यहाँ पर लिखा है कि पोर्ट सिटी मतलब पोर्ट सिटी मतलब समुद्र के बारे में बात कर रहे हैं आप। ये लैंड में चाइना में जा रहे हैं ना। लैंड से नहीं जाता, पहले लैंड से कुछ नहीं जाता था, वो एक सिल्क रूट जरूर था, लेकिन पोर्ट में भी शिप्स में ही हमने देखा है सब गेटिंग लोडेड टू चाइना। इज अनलोडेड कमिंग फ्रॉम एंड अनलोडेड फ्रॉम चाइना। देख लो सिल्क रूट इन मैप, ये देखो पहले की ओर अद्वैतना ऐसा सिल्क रूट था, ये है। रास्ते से, ये लैंड से। लैंड के थ्रू था, लेकिन ये हिमालय से होकर नहीं जा सकता था ये सब, हिमालय से जाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता था, तो ये पानी के थ्रू भी था। देखो वाटर रूट भी देखो। सर हाँ, ब्लू पानी वाला से आता है वाटर ना। है और रेड वाला लैंड है सर। हाँ वो लैंड रूट से है। ये देखो, तो ये वाटर से कौन कौन से हैं? वहाँ से ऊपर घूम के जाएगा चाइना वाली। कॉफी ये एंड हुगली, कालीकट और सूरत। हाँ सर तीनों चीजें तो वो जाती घूम से हैं। लैंड करता होगा। हाँ? ऐसे वहाँ घूम के लैंड घुमा के तो जाना पड़ेगा। सर तीनों चीजें यहाँ लोड लोड इतना ही रखूं। अब कल लेके आना अपनी कॉपी, कल तुम्हारी को बात हिस्ट्री का थोड़ा सा ऐसा बना देंगे। सर वो बाद में बनाएंगे, सर वो चैप्टर पढ़ा दें। वर्कशीट कर लेंगे, वर्कशीट कर लेंगे। वर्कशीट ना